मालती गांव के लोग जो विक्कू को लेकर चंद्रसेन के हवाले करने निकले थे वो राजमहल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उन सबको राजमहल के बाहर का वातावरण बड़ा अजीब बना हुआ नजर आ रहा है। आधी रात में राजमहल के बाहर सैनिकों के कई सारे खेमे लगे हुए हैं, मानो किसी बहुत बड़े युद्ध की तैयारी चल रही हो। हर कोई किसी न किसी काम में इधर उधर भाग दौड़ करता हुआ नजर आ रहा है। कोई किसी से पंडाल लगवाने का काम करवा रहा है तो कोई हथियार बांट रहा है। कुछ दूरी पर सैनिकों की एक टोली आपस में कुछ विचार विमर्श करती दिखाई दे रही है। गांव के लोग विक्कू को इन सारे सैनिकों के खेमे के बीच से लेकर गुजरते हैं। गुजरते समय दो सैनिक विक्कू को देखकर आपस में बात करते हैं। पहला सैनिक कहता है, ये गधे पर बिठाकर इस लड़के को लोग इस तरह कहां लेकर जा रहे हैं। दूसरा सैनिक कहता है, हमें क्या लेना देना, थोड़ी देर में जंग होने वाली। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय हमारा पूरा ध्यान अपने काम पर होना चाहिए। पहला सैनिक कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि राजकुमार शरण को इस बारे में बताना चाहिए कि इतनी रात को इस तरह से गधे पर बिठाकर किसी को ले जाया जा रहा है? हो सकता है कि कोई खास वजह हो। दूसरा सैनिक कहता है, तो फिर तुम ही जाकर कहो, मुझे क्यों बता रहे हो। पहला सैनिक कहता है, मुझे अचानक राजकुमार के पंडाल में जाने से डर लगता है, समझा करो। पहला सैनिक कहता है, तो मैं भी तुम्हारी तरह एक सिपाही हूं, मैं भी नहीं जा सकता भाई। जो हो रहा है उससे हमारा क्या लेना देना। दोनों सैनिकों के बीच बहस चल रही थी और गांव वाले राजमहल के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जहां राजा चंद्रसेन का सैनिक उन्हें रोक कर पूछता है, क्या चाहिए तुम लोगों को, क्या नाटक है ये सब। गांव वाले बताते हैं, हम इस लड़के को महाराज को सौंपने आए हैं, इसका नाम विक्कू है। महाराज हमारे गांव आए थे इसी को ले जाने के लिए, लेकिन ये उस समय अपने घर पर नहीं था। सैनिक बताता है, तुम लोग गलत आदमी को लेकर आए हो, महाराज पहले ही किसी को लेकर आ गए थे, और वो कोई और नहीं बल्कि। तभी उसी सैनिक के साथ खड़ा एक और सैनिक उसे चुप रहने के लिए समझाते हुए कहता है, ये सब इन लोगों को क्यों बता रहे हो। और फिर वो सैनिक गांव वालों को कहता है, तुम लोग जाओ यहां से, जिसको आना था वो आ चुका है। गांव का एक आदमी कहता है, लेकिन प्रभु वो आदमी इसी का दोस्त है, वो इसकी झोपड़ी में ही रह रहा था, महाराज इसी को ढूंढते हुए यहाँ आए थे। गांव वालों की बातें सुनकर दोनों सैनिक आपस में विचार विमर्श करते हैं। पहला सैनिक कहता है, एक बार अंदर जाकर महागुरु को बता देने में क्या हर्ज है, क्या पता सच में महाराज इसी को ढूंढने आए हो। दूसरा सैनिक कहता है, और अगर बाहर राजकुमार शरण जो खेमा लगवा रहा है ये उसकी कोई चाल निकली तो। पहला सैनिक कहता है, ये लोग सच में मालती गांव से आए, मैं इनमें से कई लोगों को खुद जानता हूँ। दूसरा सैनिक कहता है, अगर ऐसा है तो फिर तुम ही अंदर जाकर महागुरु को बताओ। पहला सैनिक गांव वालों को रुकने को कहता है और महल के अंदर महागुरु को बताने के लिए चला जाता है। यहाँ गधे पर लाचार बैठे बिक्कू की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता, वो बस सिसकियां लेते हुए धीमी आवाज में एक ही शब्द दोहराता है, दीदी, शनाया दीदी, कहाँ हो। वहीं दूसरी तरफ शनाया के कानों में बिक्कू की आवाज गूंजती है और शनाया की नींद एकदम से खुलती है। वो बैलगाड़ी पर बैठे बैठे ही सो गई थी, उठकर देखती है तो आधी रात हो चुकी है। शनाया को पूरी तरह यह महसूस होता है कि किसी न किसी ने उसे अभी अभी आवाज दी थी। न जाने क्यों शनाया का दिल घबराने लगता है, उसे अंदर ही अंदर बेचैनी सी होने लगती है, ऐसी जैसे कुछ बुरा होने वाला है। शनाया बूढ़े चाचा से कहती है, चाचा गाड़ी रोको। बूढ़ा आदमी अपने ध्यान में मगन बस गाड़ी चलाई जा रहा था। ऊंचा सुनने के कारण वो शनाया की आवाज नहीं सुन पा रहा था। शनाया उस आदमी की पीठ पर थपथपा कर कहती है, चाचा सुन रहे हो, गाड़ी रोक दो। बूढ़ा आदमी पलट कर देखता है और बैलगाड़ी रोक देता है और पूछता है, अब क्या हो गया। शनाया ना में सर हिलाकर इशारा करती है कि मानो कुछ ना हुआ। वो अपना थैला लेकर बैलगाड़ी से नीचे उतर जाती है। शनाया की आंखों में आंसू हैं। न जाने शनाया के मन में क्या चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि जैसे वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी। शनाया की आंखों में आंसू देखकर बूढ़ा आदमी को समझ नहीं पाता और वो पूछता है, तुम रो क्यों रही हो बेटी, सब ठीक तो है, क्या हुआ। शनाया इशारा करते हुए कहती है, चाचा आप जाओ यहां से। और बूढ़ा आदमी शनाया से फिर पूछता है, बात क्या है, बताओ मुझे। देखो बेटी, जानता हूं मैं ऊंचा सुनता हूं, अगर तेरी कोई बात का गलत जवाब दे दिया हो और बुरा लग गया हो तो दिल पर मत लेना। बूढ़ा आदमी हूं मैं, तेरे बाप के जैसा हूं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर शनाया के चेहरे पर इतने दुख भरे माहौल में भी मुस्कुराहट आ जाती है। भले ही आंखों में पानी था, लेकिन शनाया मुस्कुराते हुए बूढ़े चाचा का हाथ पकड़ती है और उसे चूम कर उसे जाने का इशारा करती है। शनाया अपना थैला लेकर जंगल के अंदर की तरफ जाने लगती है। बूढ़ा आदमी सोचता है, बड़ी अजीब लड़की है। काफी देर तक वो बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा रहता है कि शायद शनाया वापस आएगी, लेकिन वो नहीं आती। वो बूढ़ा आदमी अपनी गाड़ी को लेकर आगे बढ़ाता है, लेकिन फिर रोक देता है और दोबारा जंगल की तरफ देखता है और अपने चाबुक को हाथों से मरोड़ता हुआ सोचता है, क्या करूं, जाऊं या रुकूं। इतनी रात में जंगल के अंदर गई है, वो भी अकेले। और ये कहकर एकदम से बूढ़े आदमी को मानो कुछ समझ में आता है और उसके चेहरे पर
डर की भावनाएं उभरने लगती हैं और डर के मारे उसके हाथ कांपने लगते हैं। उस बूढ़े आदमी को अब ये लगने लगा था कि शनाया किसी तरह की कोई चुड़ैल या प्रेतात्मा थी जो उसकी बैलगाड़ी पर सिर्फ जंगल में आने को चढ़ी थी। बूढ़ा आदमी खौफ में जल्दी से बैल की पीठ पर चाबुक चलाता है, ये सोचकर कि जितनी जल्दी हो सके इस सुनसान रास्ते से दूर निकल जाए। दूसरी तरफ राजमहल में वो सैनिक महागुरु के कक्ष की तरफ उनको ये बताने जाता है कि गांव वाले किसी बिक्कू नाम के लड़के को महाराज को सौंपना चाहते हैं। जैसे ही वो सैनिक महागुरु के कक्ष तक पहुंचता है, वो देखता है कि चंद्रसेन महागुरु के साथ उनके कक्ष से बाहर आ रहा है। उसके सारे अंगरक्षक इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे। सैनिक थोड़ा रुककर सोचने लगता है कि वो आगे बढ़े या नहीं, लेकिन महागुरु की आंखें इत्तेफाक से उस सैनिक पर पड़ती हैं और महागुरु उसके चेहरे को पढ़ लेते हैं कि वो उनसे कुछ कहना चाहता था। महागुरु उस सैनिक को इशारा करके पास आने को कहते हैं। वो सैनिक दौड़ता हुआ महागुरु के पास जाता है और महागुरु पूछते हैं, बताओ क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? वो सैनिक कहता है, महागुरु बाहर मुख्य द्वार पर मालती गांव के कुछ लोग आए हैं, किसी लड़के को लेकर आए हैं जिसका नाम विक्कू है और उसे महाराज को सौंपना चाहते हैं। उनका कहना है कि महाराज उसे ढूंढने के लिए मालती गांव गए थे। ये सुनते ही चंद्रसेन अचानक मुख्य द्वार की तरफ भागता है। सारे ही अंगरक्षक चंद्रसेन के पीछे पीछे भागते हैं। महल में खड़े हर व्यक्ति को, हर सेवक को यह देखकर आश्चर्य होता है कि उन्होंने कभी चंद्रसेन को इस तरह भागते हुए नहीं देखा था। महल में खड़े हर व्यक्ति को, हर सेवक को यह देखकर आश्चर्य होता है उन्होंने कभी चंद्रसेन को इस तरह भागते हुए नहीं देखा था। यहां दूसरी तरफ महल के बाहर राजकुमार शरण अपने खेमे से बाहर निकलता है और गहरी सांस लेकर कहता है, कितनी शुद्ध हवा है, लेकिन अफसोस थोड़ी ही देर में यहां धुआं धुआं और मातम छा जाएगा। आसपास के माहौल को देखता है और उसकी नजर राजमहल के दरवाजे पर खड़े मालती गांव के लोगों पर जाती है और साथ ही साथ अपने गधे पर बैठा बिक्कू से नजर आ जाता है। राजकुमार शरण बिक्कू को ऐसी हालत में देखकर हैरान हो जाता है और पास के सैनिक से पूछता है, ये लोग वहां कैसे पहुंचे? खेमे के बाहर खड़ा सैनिक कहता है, यहीं से गुजरे थे कुंवर, वो लोग राजमहल में जाना चाहते थे। राजकुमार शरण पल भर में समझ जाता है कि ये लोग विक्कू को चंद्रसेन के हवाले करने आए हैं और राजकुमार अपने सारे सैनिकों को चिल्लाकर कहता है, रुको, हमें उस लड़के को सुरक्षित करना होगा। और ये कहकर खुद भी बिक्कू की तरफ दौड़ता है और शरण के साथ उसके सारे सैनिक भी पीछे पीछे भागते हैं और बिक्कू तक पहुंचने की 100 मीटर की दूरी पर ही शरण एकदम से रुक जाता है। ये देखकर कि राजमहल का दरवाजा खुलता है और चंद्रसेन अपने सैनिकों के साथ बाहर आता है। राजमहल की दीवारों पर खड़े धनुर्धारी सैनिक राजकुमार शरण की तरफ अपने धनुष को तान लेते हैं। एक तरफ चंद्रसेन और उसके सिपाही, दूसरी तरफ शरण और उसके सिपाही, बीच में खड़ा बिक्कू और उसके साथ गांव के लोग। शरण चिल्लाता है, बिक्कू यहां आ जाओ मेरे पास। दूसरी तरफ से चंद्रसेन चिल्लाता है, एक कदम भी अगर पीछे लिया तो जान से जाओगे। बिक्कू महल की दीवारों पर खड़े सैनिकों को देखता है जिन्होंने अपने तीर उसकी तरफ ताने हुए हैं। शनाया इतनी थक चुकी है कि जंगल के अंदर एक जगह आकर रुक जाती है। उसके हाथ से उसका थैला छूट जाता है, लेकिन इस बार शनाया शरीर से नहीं बल्कि मन से हार चुकी है। उसे बस एक ही बात याद आती है जो उस फरिश्ते ने कही थी, जब भी मुझे बुलाना हो आंखें बंद करके सच्चे दिल से याद करना, मैं आ जाऊंगा। शनाया अपनी आंखें बंद करती है, उसकी पलकें आंसुओं से भीग जाती है और रोते हुए दिल से मानो एक सच्चाई भरी आवाज निकलती है और कहती है, मेरी मदद करो, कहां हो तुम? शनाया को बंद आंखों से ही महसूस होता है मानो उसके सामने कुछ चमकने लगा था। शनाया धीरे से अपनी आंखें खोलती है और सामने वो फरिश्ता नजर आता है। शनाया उस फरिश्ते से कहती है, बिक्कू के साथ क्या हो रहा है? वो कैसा है? ठीक तो है ना? फरिश्ता कहता है, क्या तुमने ये सब पूछने के लिए मुझे याद किया है शनाया, या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? शनाया कहती है, मुझे यही तो जानना है कि बिक्कू किस हाल में है, क्योंकि मेरे दिल से आवाज आ रही है कि ये सब करना शायद बेकार जाएगा। मुझे बस यही जानना है कि क्या मैं उसे बचा पाऊंगी या नहीं। फरिश्ता कहता है, इस बात का जवाब मैं कैसे दे सकता हूं शनाया? शनाया कहती है, क्या तुम मुझे एक बार फिर से दिखा सकते हो कि बिक्कू कहां पर है? वो फरिश्ता शनाया के सामने एक तस्वीर दिखाता है जिसमें बिक्कू अपने गधे पर बैठा राजमहल के दरवाजे पर खड़ा है। चंद्रसेन और शरण दोनों ही आमने सामने हैं। चंद्रसेन के सिपाहियों ने राजमहल के ऊपर से ही बिक्कू पर तीर ताने हुए हैं। शनाया को देखकर पूरी तरह से समझ आ जाता है कि अब उसका बिक्कू तक पहुंचकर उसे बचा पाना नामुमकिन है। शनाया रोते हुए अपने घुटनों पर गिर जाती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। शनाया याद करती है कि किस तरह बिक्कू ने उसे पहली बार उसकी झोपड़ी में पनाह दी थी, कैसे कैसे पल उन्होंने
साथ में गुजारी थी। बिक्कू को आज उन्हीं सब बातों का शायद सिला मिल रहा था, और इन सब की वजह खुद शनाया है। शनाया फरिश्ते से कहती है, क्या उसकी जान बच सकती है? कोई तो रास्ता होगा, कोई तो ऐसा तरीका होगा। तुम तो फरिश्ते हो, तुम तो सब कुछ जानते हो। फरिश्ता कहता है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन ये फैसला सिर्फ तुम ले सकती हो। शनाया कहती है, कैसा फैसला, बताओ मुझे। फरिश्ता कहता है, बिक्कू के जीवित रहने या मर जाने का फैसला। शनाया को नहीं समझ आता। वो पूछती है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? फरिश्ता कहता है, दरअसल सब कुछ तुम्हारे बस में है, जिसमें जो तुम्हारा फैसला होगा उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करना। शनाया कहती है, मुझे बिक्कू की जान बचानी है, बस उसकी जान बचाने के लिए मुझे सब कुछ मंजूर है। फरिश्ता कहता है, तुम पहले पूरी बात तो सुन लो। बिक्कू को मैं बचा सकता हूं, लेकिन अगर मैं बिक्कू को बचाता हूं तो तुम कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाओगी। बस दो रास्ते हैं तुम्हारे सामने। पहला, तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया में रहकर चंद्रसेन के साम्राज्य का विनाश करना होगा, और फिर एक दिन चंद्रसेन ही तुम्हारा वध करेगा। और दूसरा रास्ता यह है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज सकता हूं, और तुम्हें इस जगह की बातें, चंद्रसेन के बारे में, शरण के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, बिक्कू के बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। और इसी कारण से तुम्हें किसी बात की तकलीफ भी नहीं रहेगी। तुम्हें कभी नहीं ये महसूस होगा कि तुम्हारे कारण बिक्कू मौत की सूली चढ़ गया। तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए वैसा हो सकता है जैसा चल रहा था। अब दोनों में से मुझे अपना कोई एक फैसला बताओ। शनाया ये सुनकर असमंजस में पड़ जाती है। एक तरफ शनाया को ऐसी जिंदगी मिल रही है जिसको साधारण भाषा में कहेंगे बैक टू नॉर्मल। ना ही उसे एहसास होगा कि उसकी वजह से बिक्कू की मौत हुई है, ना ही उसे किसी बात का गम रहेगा, ना ही अंदर उसे कभी घुटन होगी। उसे तो याद भी नहीं होगा कि वो बिक्कू नाम के किसी लड़के से मिली थी। थोड़े ही समय में वो उसके छोटे भाई जैसा लगने लगा था, जिसके लिए वो जान भी दे सकती थी, और दूसरी तरफ वो अपना सब कुछ त्याग कर बिक्कू की जान बचा सकती थी और दोबारा इस नर्क से निकलने की उम्मीद खो सकती थी। ऐसी सुविधाएं किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों शनाया से नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखों के सामने केवल और केवल बिक्कू का मासूम चेहरा नजर आ रहा था। उसके साथ बिताए वो प्यार भरे लम्हे याद आ रहे थे। उसका वो, हाँ दीदी सब ठीक है दीदी, तुम फिक्र मत करो, मैं कर दूंगा दीदी, तुम बहुत परेशान करती हो दीदी, ऐसा मत करना दीदी, तुम यहाँ बैठो वहां मत बैठो। ये सारी बातें शनाया के कानों में गूंजने लगी थी। उसका दिल दुखने लगा था और अचानक से मानो एक जुनून उमड़ता है। वो अपना सर उठाती है और कहती है, नहीं चाहिए मुझे अपनी दुनिया, नहीं जाना मुझे अपने घर वापस, मेरा बिक्कू मरना नहीं चाहिए बस। फरिश्ते के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, मुबारक हो शनाया, तुमने अपना इम्तिहान उम्मीद से बढ़कर पार कर लिया है। फरिश्ते की बातें शनाया को समझ में नहीं आती। वो पूछती है, तुम क्या बोल रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। फरिश्ता बताता है, वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारी आत्मा अब शरीर में ले जाऊं, जहां से तुम्हारा एक नया सफर शुरू होगा और ये तुम्हारा दूसरा इम्तिहान होगा। इससे पहले कि शनाया को समझ पाती वो फरिश्ता कौन से सफर और किस इम्तिहान की बात कर रहा है, अचानक शनाया देखती है कि वो अपने आप से ही बात कर रही है। उसके सामने एक आईना है जिसमें वो खुद को देख रही है, और देखते ही देखते शनाया के होश उड़ जाते हैं। आईने से नजर हटाकर शनाया अपने आसपास देखती है कि वो एक छोटे से कमरे में बैठी है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आईने में दिखने वाली लड़की ना ही शनाया थी और ना ही जिज्ञासा। यहाँ शनाया एक नए ही अवतार और नए शरीर में खुद को देख रही थी। अब शनाया एक 13 साल की लड़की है, दिखने में तो बहुत सुंदर, लेकिन पतली और कमजोर सी नजर आ रही है। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि शनाया के हाथों के ऊपर अभी भी वो निशान था। ये सब क्या हो रहा था? वो फरिश्ता कहाँ चला गया? बिक्कू कहाँ है? वो यहां कैसे आ गई? और अब ये कौन सी जगह थी? शनाया का दिमाग जैसे चक्कर खा रहा था। उसके मन में सवालों के बवंडर उठ रहे थे। शनाया अब अपने एक नए अनजान सफर पर निकल पड़ी थी। यह फैसला खुद शनाया ने किया था। नई दुनिया और नए शरीर में प्रवेश कर चुकी शनाया की जिंदगी अब किस मोड़ पर जाकर रुकती है, देखना बड़ा ही दिलचस्प और हैरत अंगेज होगा। शनाया की जिंदगी में आने वाले हर नए पहलू से जुड़ने के लिए सुनते रहिए लाजवाब कहानी एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आईने के सामने बैठी शनाया को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। उस पर फरिश्ते ने ना कुछ समझाया ना ही कुछ बताया, बस अचानक ये कहा कि तुम इम्तिहान में पास हो गई हो, और फिर यहाँ आकर पटक दिया।
शनाया को तभी बिक्कू की याद आती है। भगवान, बिक्कू का क्या होगा? वो ठीक तो होगा ना? ये सोचकर शनाया अपनी आंखें बंद करती है और अपने पूरे सच्चे दिल से दोबारा उस फरिश्ते को बुलाने की कोशिश करती है। कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि बिक्कू कैसा है। क्या तुमने उसे बचा लिया? कहाँ हो तुम? लेकिन शनाया के सामने वो फरिश्ता लौट कर नहीं आता। फिर से वही हुआ है शायद। मैं फिर से एक नई दुनिया में आ गई हूँ। शनाया बड़बड़ा रही थी। कितनी मुश्किल से तो उसने मगध के राज्य और वहां के लोगों को, वहां की मूर्तियों को, उस लड़की के बारे में जिसके शरीर में उसने प्रवेश किया था, सब कुछ जाना था। लेकिन ये उसके साथ कैसा खेल खेला जा रहा था जो अब फिर से उसे उन सारी चीजों के साथ गुजरना पड़ेगा। न जाने उसे क्या क्या करना पड़ेगा। शनाया मन ही मन में गुस्सा हो रही थी और आसपास कमरे की हालत देखकर सोच रही थी कि ये कैसी जगह है। जब मगध में पहुंची थी तो आलीशान महल था, ये तो एक झोपड़ी जैसा लग रहा है। लेकिन शुक्र है धूल मिट्टी की जगह लकड़ी की फर्श और दीवारें। लेकिन ये सब भी पुराने जमाने का लग रहा है। शनाया आसपास की चीजों को गौर से देखती है। उस कमरे में घूम घूम कर चीजों को करीब से देखकर उन्हें समझने की कोशिश करती है। तभी शनाया को एक बड़ा ही खूबसूरत सा धागे से बंधा छत से लटकता हुआ एक गोलाकार गेंद जैसा कुछ दिखाई देता है, जिसके ऊपर छोटे छोटे शीशे के टुकड़ों को चिपकाकर उसे बड़ा ही खूबसूरत बनाया गया था। शनाया से रहा नहीं जाता और वो उस खिलौने जैसे दिखने वाली गेंद को हाथ से पकड़ती है और पकड़ते ही उसका सर जैसे पूरी तरह घूम जाता है। लेकिन बजाय चक्कर खाकर गिरने के, शनाया को अपनी नजरों के सामने कुछ अजीब सी तस्वीरें उभरती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन ये क्या? ये तस्वीरें तो खुद उसी लड़की की थी जिसके शरीर में शनाया ने अभी अभी प्रवेश किया था। शनाया अपनी नजरों से देख रही थी कि जिस गेंद को छूने की वो कोशिश कर रही थी, शायद वही लड़की ने उस गेंद को धागे से बांधकर छत से लटकाया था। शनाया की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसे क्यों दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद शनाया के सामने से सारी तस्वीरें गायब हो जाती हैं। वो सीधी खड़ी होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी उसके सामने क्या हुआ था। क्या वो कोई सपना देख रही थी या किसी तरह का कोई दिमागी दौरा पड़ा था उसे? शनाया डरते हुए दोबारा उस गेंद को छूने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार थोड़ा संभल कर और बहुत ही आराम से उस गेंद की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। वो इस बार झटका खाने को पूरी तरह तैयार थी, लेकिन शनाया देखना चाहती थी कि वो तस्वीर आखिर क्यों दिखाई दे रही है। शनाया अपनी आंखें बंद कर उस गेंद को प्यार से हाथ लगाती है और शनाया देखती है कि वही खूबसूरत लड़की उसी गेंद को छत से बांधकर बहुत खुश हो रही है और हंसते हुए उसे अपने हाथ से पकड़कर घुमा घुमा कर हर तरफ से देख रही है। कुछ ही देर बाद शनाया की नजरों के सामने से सारी तस्वीरें ओझल हो जाती हैं और शनाया अपनी आंखें खोलती है। शनाया बड़े ही ताजुब के साथ आसपास की चीजों पर नजर घुमाती है और सोचती है, क्या ये एक जादुई दुनिया है? क्या हर चीज को छूने से यहाँ की अजीब तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं? खैर, चाहे जो भी हो, शनाया की समझ में आ चुका था कि अब यहाँ पर जो भी होने वाला है उसे सब कुछ हंसकर या रोककर उसे कबूल करना ही पड़ेगा। शनाया देखती है कि सामने एक छोटी सी लकड़ी की टेबल पर कुछ सूखी रोटियां पड़ी हैं। भूख से शनाया के पेट में मानो चूहे उधम मचा रहे थे। शनाया टेबल से एक रोटी उठाती है और उस रोटी की हालत देखती है और सोचती है कि जिस लड़की के शरीर में उसने प्रवेश किया है वो लड़की किस तरह का खाना खाती थी। शनाया को न जाने क्यों उस रोटी को हाथ लगाते ही कुछ महसूस होता है, ठीक वैसा ही जैसा उस गेंद को हाथ लगाने से हुआ था। शनाया अपनी आंखें बंद करती है और रोटी को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए जैसे कल्पना करने की कोशिश कर रही हो और तभी उसके सामने तस्वीरें उभरने लगती हैं। इस बार शनाया को उन तस्वीरों से काफी कुछ पता चलता है। शनाया को सबसे पहले तो ये पता चलता है कि जिस लड़की के शरीर में वो है उसका नाम शिरीन है, क्योंकि एक आदमी रोटी से भरी टोकरी लेकर इसी कमरे में आता है और शनाया देखती है कि वो आदमी उस लड़की से कहता है, शिरीन बेटी, खाना खा लेना, माँ जी ने भिजवाया है। शिरीन जवाब देती है, जी काका। शिरीन की आवाज बहुत ही सुरीली और मीठी है। इसमें कोई शक नहीं कि शिरीन जैसे शनाया को आईने में दिखाई दी थी उतनी ही प्यारी उसकी आवाज भी थी, जैसे उसकी आवाज में शहद खुला हो। शिरीन बड़ी ही शांति से खड़े होकर उस सूखी हुई रोटी को उठाती है। उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि शायद उस रोटी को देखकर उसे खाने का दिल नहीं कर रहा था। शनाया की आंख खुलती है और अपने आप से कहती है, अच्छा तो मैं शिरीन के शरीर में हूँ। और फिर अपने नए शरीर को निहारती है और फिर आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और खुद से कहती है, शिरीन क्या कहानी है तुम्हारी? खुद को आईने में देखते हुए खुद से शनाया मानो बातें कर रही है। थोड़ी ही देर में शनाया उस कमरे के कोने कोने में घूमकर चीजों को छूती है और तरह तरह की तस्वीरें वो अपने सामने उभरते हुए देखती है, जिससे शनाया को पता चल जाता है कि अब वो किस जगह पर आई है, वो किसके शरीर में है, उसकी जिंदगी की परेशानियां क्या हैं।
शनाया इस बात से बेहद खुश होती है और तकरीबन 2 घंटे में शनाया को इस नए शरीर और इस दुनिया के बारे में सब कुछ समझ में आ जाता है। आखिरकार शनाया खुश होकर खुद से कहती है, ये सही है, कम से कम अब 4 लोगों को मारकर जंगल से भागते हुए लोगों से कहानियां सुन सुनकर उसे टुकड़ों टुकड़ों में तो नहीं समझना पड़ेगा कि आखिर उसे कहाँ लाकर पटका गया है। शनाया को शिरीन की दुनिया और उसकी जिंदगी के बारे में अब सब कुछ समझ में आ गया था। शनाया अब 319 ईस्वी में पहुंच चुकी थी, यानी 1000 साल और पीछे। वो खुद को आईने में देखकर हंसते हुए कहती है, मुबारक हो शनाया, क्या इम्तिहान दिया है तुमने, तुम्हारी तो दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है। शनाया इस वक्त गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी, जिसका सम्राट राजा विक्रमादित्य गुप्त था। इस साम्राज्य में कुल 21 राज्य थे। शनाया इस वक्त जिसके शरीर में थी वो सम्राट विक्रमादित्य के सेनापति चक्रदेव सिंह की बेटी शिरीन थी। शिरीन की माँ यानी चक्रदेव की पत्नी का देहांत हो चुका था और चक्रदेव ने एक दूसरी शादी कर ली थी और उसकी दूसरी पत्नी का नाम शकुंतला देवी था, यानी शिरीन की सौतेली माँ। शकुंतला जो शिरीन को फूटी आंख नहीं सुहाती थी और यही वजह थी कि सेनापति की बेटी होते हुए भी शिरीन का कमरा इस तरह से एक लकड़ी का टूटा फूटा सेवकों के रहने जैसा एक बागीचे में बना हुआ एक लकड़ी का घर था। शनाया मन ही मन बेहद खुश होती है कि उसे कितना कुछ पता है, लेकिन शनाया को नहीं समझ आ रहा था कि उस फरिश्ते ने इतना बड़ा एहसान आखिर उस पर क्यों किया कि इस बार जिस शरीर में उसने डाला था उसके अतीत को जानने की ही नहीं बल्कि उसके अतीत को अपनी आंखों से देखने की शक्ति भी दे दी थी। क्या ये उसके पहले इम्तिहान में पास होने का इनाम था? खैर जो भी हो, शनाया को एक बात का सुकून तो था कि कम से कम उसे इतना तो पता है कि वो कहाँ है, कौन है, और जो कुछ नहीं पता होता उसे समझने का शनाया के पास सीधा तरीका था। आंखें बंद करो और शिरीन के अतीत में जाकर उसकी यादें देख लो। शनाया को इस खेल में बड़ा मजा आने लगा था, जैसे पल भर के लिए वो भूल गई हो कि उसे यहां से बाहर भी निकलना है। शनाया अपनी आंखें बंद करके शिरीन की यादों में से कुछ जरूरी लम्हे देखने की कोशिश करती है और एक कमाल का मंजर उसे दिखाई देता है। शिरीन की सगाई हो रही थी, वो भी सम्राट विक्रमादित्य के बड़े बेटे बाला सुंदरम से, जो कि 17 साल का नौजवान है। शनाया शिरीन की उस याद में कुछ इस तरह से उतर जाती है जैसे उस क्षण में पहुंच चुकी हो जब वो सगाई हो रही थी और वो दूर खड़ी एक पिलर के पीछे से झांक कर सगाई की रस्में देख रही थी। शनाया के साथ इस बार कुछ बहुत ज्यादा बुरा नहीं हो रहा था, बल्कि उसे सारी बातें बड़ी रोमांचक लग रही थी। इस तरह किसी के अतीत में चले जाना और उसके अतीत को इतने करीब से देखना और महसूस करना। सगाई की रस्म खत्म होने के बाद शनाया शिरीन के अतीत से बाहर नहीं आती। वो महल के आसपास जाकर घूमने लगती है, जैसे मानो शिरीन की आंखों से अब वो इस दुनिया को देख रही थी, जबकि उसका शरीर इस छोटे से कमरे में शिरीन के बिस्तर पर पड़ा था। ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान सपने में जगह जगह भटकता है और तरह तरह की चीजों से टकराता है, लेकिन शनाया को फिर से एक ऐसी चीज नजर आती है जो शायद ज्यादा रोमांचक नहीं थी। शनाया जैसे ही महल के पीछे बागीचे की तरफ जाती है तो देखती है विक्रमादित्य का बड़ा बेटा बाला सुंदरम, जिससे शनाया की अभी अभी सगाई हुई थी, वो किसी और लड़की से छुप छुप कर मिल रहा होता है। और जैसे ही वो लड़की पलटती है तब शनाया देखती है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शिरीन की बड़ी बहन अभिलाषा है। यानी शिरीन की बहन ही उसके पीठ के पीछे उसे धोखा दे रही थी। शनाया इस अतीत के सपने से बाहर नहीं आती और घंटों आंखें बंद किए पड़ी रहती है, ये जानने के लिए कि आखिर आगे क्या होने वाला है। अंत में उसे यही पता चलता है कि किस तरह शिरीन का मंगेतर और उसकी बड़ी बहन मिलकर शिरीन को जान से मारने का षड्यंत्र बना रहे हैं और उसे एक ऐसी जगह भेज देते हैं जहां उसका कातिल उसका इंतजार कर रहा होता है। शिरीन किसी तरह उस कातिल से बचने की कोशिश करती है, लेकिन उस कातिल के किए वार ने इतना गहरा घाव दिया कि उस दिन अपने घर वापस आती ही शिरीन दम तोड़ देती है। ये ठीक वही समय था जहां से शनाया शिरीन के शरीर में प्रवेश करती है। शनाया की आंखें खुलती है। शनाया उस अतीत के सपने से बाहर आती है और देखती है कि उसके हाथों पर या शरीर पर किसी तरह की चोट के या घाव के निशान तो है ही नहीं। शिरीन तो घायल थी और ये उसी का शरीर है, तो फिर सारे घाव कहाँ गए? अच्छा हाँ, समझ गई। शनाया मनी मन सोचती है कि इसका मतलब ये है कि ये मेरा अगला मिशन है। यानी जिस तरह मुझे उस फरिश्ते ने बताया था कि तुम्हारा जन्म चंद्रसेन का वध करने के लिए हुआ है और उसकी क्रूरता को खत्म करने के लिए, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद मैं इस दुनिया में शिरीन के दुश्मनों से बदला लेने के लिए भेजी गई हूँ। शनाया बिस्तर से खड़ी होती है और कुर्सी पर बैठकर आईने के सामने ही सोचने लगती है और खुद से ही बातें करते हुए कहती है, अगर मुझे शिरीन के साथ हुए धोखे का बदला लेने को भेजा गया है तो ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। उसकी बहन और राजकुमार ने धोखा दिया है, दोनों की क्लास लगानी है। शुक्र है कम से कम मुझे चंद्रसेन जैसे सिरफिरे का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। चंद्रसेन की बात करते ही शनाया को दोबारा मगध की याद आ जाती है और उसे
फिर से बिक्कू की याद आ जाती है। भगवान, बाय गॉड प्लीज, मैंने सबको सेक्रीफाइस करके उस फरिश्ते से कहा था कि बिक्कू को बचा ले। शनाया को मन ही मन शक होता है और सोचती है क्या वो सब सच था भी या नहीं, या फिर मेरा कोई भ्रम था। उस फरिश्ते ने तो कहा था कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा था, तो क्या वो बिल्कुल सच था या मैं खामखाई इतना बुरा फील कर रही हूँ। खैर जो भी था, अब उसे याद करती हूँ तो ऐसा लगता है था तो पूरा धमाकेदार। मैंने आसमान से बारिश तक करवा दी थी। इट वॉज रियली वेरी कूल। शनाया अपने हाथों को देखते हुए सोचती है पता नहीं इस दुनिया में ऐसी कोई जादुई चीज होती है या नहीं, या फिर इस बॉडी में ऐसा कुछ है भी या नहीं। फिर शनाया को शरण की याद आती है और सोचती है वो बंदा भी बड़ा लाजवाब था, क्या पर्सनालिटी थी। मैं तो सिर्फ शहजादी का ख्वाब देखती थी, वो तो सच में पीछे पड़ गया था। और ये कहकर शनाया शर्मा जाती है और हंसते हुए आईने में खुद को देखती है और खुद ही शर्माते हुए कहती है ओह गॉड, नहीं, मुझे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। इस बच्ची का शरीर तो 13 साल का है, मतलब अभी मैं 13 साल की हूँ, लेकिन मेरा दिमाग तो बड़ी लड़की की तरह चल रहा है। खैर जो भी हो, यहाँ थोड़ा बेटर फील हो रहा है, वरना वहां तो आंखें खुलते ही उस हैवान बलराज की शक्ल नजर आई थी। खामखाई मारा गया था मेरे हाथों। खैर मैंने जो भी किया ठीक ही किया, वैसे ही दरिंदा था वो एक नंबर का। फिर शनाया सोचने लगती है कि अगर वो मगध में रुक जाती तो क्या होता। अपने आप ही कई सारी मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगती है। शायद मेरी चंद्रसेन से घमासान लड़ाई होती और हम एक दूसरे को लहूलुहान कर देते। शरण मुझसे शादी करता, मेरे प्रोटेक्शन में तो अपनी पूरी आर्मी लगा देता वो बंदा। शनाया ये सब सोच ही रही होती है कि कोई अचानक उसके कमरे का दरवाजा एक ही धक्के से खोल देता है और अंदर 5 लोग घुस आते हैं। शनाया जल्दी से खड़े होकर पलटती है और 10 सेकंड के अंदर ही सबकी शक्ल देखकर समझ जाती है कि कौन क्या है। 45 साल का ढेर आदमी जो उसको गुस्से से देख रहा है, और शायद जिसने दरवाजा खोला था वो शिरीन का पिता चक्रदेव है। उसके साथ खड़ी उसकी दूसरी पत्नी और शिरीन की सौतेली माँ शकुंतला देवी के चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वो चक्रदेव को भड़काकर किसी बात के ऊपर शिरीन को डांट लगवाने को आई है। शनाया मन ही मन कहती है शक्ल से तो पूरा मेन विलन वाला एटीट्यूड दे रही है, जैसे कच्चा चबाकर खा जाऊंगी, अरे तुझे तो मैं बताऊंगी। फिर शनाया अंदर आए तीसरे व्यक्ति पर नजर डालती है जो कि शिरीन की बड़ी बहन अभिलाषा है, जिसके कारनामे उसने अभी अभी शिरीन के अतीत में जाकर देखे थे। और उस कारनामे का नायक सुपरस्टार राजा विक्रमादित्य का बड़ा बेटा बाला सुंदरम उसी के बगल में खड़ा था। वो चेहरे से तो इतना मासूम बन रहा था जैसे दामाद बनकर पहली बार घर में आया हो। और फिर 5वें नंबर पर आती है, लेकिन ये क्या, शनाया को नीचे देखना पड़ता है, ये तो 10 साल की छोटी सी बच्ची थी। शनाया मन ही मन कहती है चलो इसको भी स्कैन करके देखते हैं, हु द हेल इज दिस क्यूट लिटिल गर्ल। और 5 सेकंड के अंदर ही इस क्यूट लिटिल गर्ल का कच्चा चिट्टा शनाया शिरीन के अतीत में जाकर स्कैन कर लेती है। ये क्यूट इतनी भी क्यूट नहीं है, बल्कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। अपनी माँ के साथ मिलकर ये लड़की भी शिरीन को सताने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, और बातों में तो इतनी तेज है कि बड़ों बड़ों को पीछे छोड़ दे। 10 से 15 सेकंड के अंदर सबका आई कार्ड शनाया के दिमाग में आ चुका होता है, और इस एबिलिटी के लिए वो शुक्र मनाती है कि कम से कम उसे यहाँ भागना तो नहीं पड़ेगा, बल्कि अब वो शिरीन की तरफ से बात करेगी। और जो शिरीन जवाब देने से कतराती थी, घबराती थी, अब ये सारे उसी शिरीन को बेबाकी से बोलता हुआ सुनेंगे, क्योंकि इन्हें थोड़ी पता है कि उनके सामने खड़ी लड़की शिरीन नहीं बल्कि शनाया है, जो इस तरह सी बात पर इनकी बैंड बजा कर रख देगी। कुल मिलाकर शनाया ने शिरीन नाम की एक लड़की का शरीर धारण कर लिया था, लेकिन इस नए शरीर में प्रवेश करने के पीछे शनाया का अगला मिशन क्या था, यह शनाया नहीं जानती थी। क्या शनाया की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं, या शिरीन बनकर वो किसी की मुसीबत बनने वाली है? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शनाया देखती है कि न जाने क्यों उसके कमरे के बाहर काफी लोग भी जमा हुए हैं, जो अंदर झांकने की इस तरह कोशिश कर रहे हैं जैसे सब लोग इस फैमिली ड्रामा को देखने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हो। शनाया मन ही मन सोचती है कि आखिर मामला क्या है। तभी शिरीन के पिता चक्रदेव अपना फुला हुआ मुंह लेकर गुस्से में शनाया से कहते हैं, शिरीन, हमारे राज्य के न्यायाधीश दिग्विजय सिंह के खुफिया जासूसों ने तुम्हारे कमरे में कल रात में किसी अनजान आदमी को आते जाते देखा है। कौन था वो आदमी? शनाया सबसे पहले तो शिरीन के अतीत में झांककर समझती है कि न्यायाधीश दिग्विजय सिंह कौन है। तब उसे पता चलता है कि वो राजा विक्रमादित्य का वो मंत्री है जो सारे कानूनों की रक्षा करता है और साथ ही गुनहगार पर मुकदमा चलाता है और फैसला सुनाता है। उसके पास खुद के कई जासूस हैं जो ऑफिसर्स की तरह उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं।
दिग्विजय पूरी तरह से अपने राजा के लिए समर्पित है और उसका स्वभाव भी न्याय की बात करने वाले इंसान की तरह है। लेकिन शनाया को यह भी पता है कि रात के समय शिरीन के साथ कोई नहीं था, बल्कि वो तो घायल थी। तो फिर दिग्विजय सिंह के जासूस झूठ क्यों बोल रहे थे, या फिर दिग्विजय सिंह उसे फंसाना क्यों चाहता था? शनाया समझ जाती है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं शिरीन की सौतेली बहन अभिलाषा और राजकुमार बाला सुंदरम का ही हाथ है। शनाया देखती है कि बाला सुंदरम बिल्कुल अनजान बनने का नाटक कर रहा है और शिरीन की बहन अभिलाषा मन ही मन खुश नजर आ रही है। शनाया समझ जाती है कि शायद शिरीन को धोखे से मारने का उनका प्लान फेल हो गया था, इसीलिए अब ये सब लोग उसके चाल चलन पर सवाल उठाना चाहते हैं। तभी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए चक्रदेव कहता है, थोड़ी ही देर में दिग्विजय सिंह जी पधारेंगे। उनके सवालों का मैं क्या जवाब दूंगा? ये कि आधी रात में मेरी बेटी के कमरे में कोई अनजान लड़का आकर रुका था, जिसकी शादी महाराज के बेटे से होने वाली है। शिरीन की सौतेली माँ भी मौके का फायदा उठाते हुए शनाया को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, तुम्हारे ही कहने पर मैंने यहाँ अलग से तुम्हारे रहने का प्रबंध करवा दिया, ताकि तुम अकेली रहकर अपने मन के मुताबिक जी सको और तुम्हें यहाँ किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर तुम्हें इस तरह की चीजें ही करनी थी तो छुपकर कहीं बाहर चली जाती। घर के अंदर ये कुकर्म करने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या पता था कि तुम्हें ये सब करना था। हमारे छूट देने का ये सब फायदा उठा रही हो तुम। आज हमारे परिवार की इज्जत तुमने नीलाम करवा दी शिरीन। शनाया बिना कोई जवाब दिए पहले शिरीन की माँ और बहन के बारे में जानने के लिए अतीत में फिर से गोता लगाती है। दोनों सौतेली माँ बेटी की हिस्ट्री चेक करती है और पाती है कि शिरीन ने ही मजबूरन शकुंतला देवी से छुटकारा पाने के लिए इस छोटे से टूटे फूटे कमरे में रहने का फैसला किया था, क्योंकि महल के अंदर शकुंतला देवी मौका पाकर हमेशा उसे परेशान करने और उसे सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। इसी बात से तंग आकर शिरीन ने शकुंतला देवी से कहा कि वो बाहर वाली झोपड़ी में ही रह लेगी। शनाया सबसे पहले शकुंतला देवी को जवाब देकर उसे चुप कराने को कहती है। महल के अंदर बहुत सारे सेवक हैं, दास दासियां हैं। मैं महाराज के सेनापति की बेटी हूँ। मेरी सेवा में आपने एक भी सेवक या दासी तक नहीं दी। अगर दी होती तो कम से कम मेरी तरफ से वो गवाही देते कि कल रात में यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था। लेकिन ठीक है, अगर मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका नहीं है तो आप लोगों के पास भी क्या सबूत है कि यहाँ कोई अनजान लड़का आया था? चक्रदेव कहता है, ये तय करना तो हमारे न्यायाधीश दिग्विजय सिंह का काम है। लेकिन फिर चक्रदेव को अचानक एहसास होता है कि उसके परिवार में हो रहा तमाशा महल में आए हुए मेहमान और कुछ बाहरी लोग भी देख रहे हैं, वो भी बड़े ही मजे ले लेकर। बाहर खड़े लोगों को भी यह सुनकर ताज्जुब हो रहा है कि शनाया की सेवा के लिए एक भी दासी या सेवक तक नहीं है। चक्रदेव हमेशा अपनी बेटी शिरीन पर प्यार होने का दिखावा तो करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि चक्रदेव हमेशा से ही शिरीन को पसंद नहीं करता था। लेकिन इस वक्त चक्रदेव के खानदान का तमाशा बन रहा था, इसीलिए वो अपनी पत्नी शकुंतला देवी की तरफ देखकर अनजान बनने का नाटक करते हुए पूछता है, बिल्कुल सही तो कह रही है शिरीन। मैं राजकाज के काम में इतना व्यस्त रहता हूं कि मैं इस तरफ बहुत कम ही आया करता हूं। एक बरस में मुश्किल से मैं अपनी बेटी से एक आध बार मिल पाता हूं। मुझे तो आज पता चला है कि यहाँ हमारी बेटी की सेवा के लिए कोई दासी तक नहीं है। क्या ये सच है? ये सुनते ही शकुंतला देवी घबरा जाती है और सोचने लगती है, कल तक जो लड़की उसके खौफ से एक शब्द नहीं बोला करती थी, आज उसने अचानक ऐसा मुंह खोला है कि सबके सामने उसने शकुंतला देवी को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। शकुंतला देवी अपने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है कि तभी शकुंतला देवी की बेटी चतुरा, जो 10 साल की छोटी सी सुंदर सी लड़की है लेकिन दिमाग से उतनी ही तेज है, जो अपनी माँ का बचाव करते हुए कहती है, पिताजी इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। आप शिरीन दीदी की तरफ देखिए, कितनी कमजोर हो गई हैं। माँ ने तो जानबूझकर सेवकों को इनकी सेवा में नहीं लगाया, क्योंकि माँ चाहती थी कि जब शिरीन दीदी खुद अपना काम करेंगी तो उनकी सेहत में सुधार आएगा। और पिताजी आप तो जानते ही हैं, सेहत अच्छी रखने के लिए कसरत भी तो बहुत जरूरी है। देखिए शनाया दीदी कैसे दिन ब दिन कमजोर होती चली जा रही हैं, इसीलिए माँ ने ऐसा किया। शनाया को समझ आ जाता है कि ये छोटी और तीखी छुरी कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रही है। अपनी माँ को बचाकर उल्टा ये साबित कर रही है कि वो शिरीन पर कितना बड़ा एहसान कर रही है। शनाया पास में रखी मेज पर से सूखी हुई रोटी उठाती है और सबको दिखाते हुए पूछती है, और इस तरह का खाना ये भी मेरी अच्छी सेहत के लिए होगा ना? क्यों, सही कह रही हूं ना मैं? इससे पहले कि शनाया अपनी कही बात पर खुशी मना पाती कि अब शकुंतला देवी के पास कोई जवाब नहीं होगा, उसकी बेटी चतुरा फौरन बोल पड़ती है, ये सेवकों की गलती है। ये लोग ठीक से काम नहीं करते, इनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, सब काम चोर हैं। अगर माँ को पता होता तो आसमान सर पर उठा लेती दीदी आपके लिए। शकुंतला देवी भी फौरन चतुरा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ सही बात है, मेरे लिए तो मेरी बेटी चतुरा और शिरीन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। मैं तो एक एक नौकर को काम से निकाल दूंगी, देख लेना। चक्रदेव गुस्से में शकुंतला देवी से कहता है,
सिर्फ नौकरों को काम से निकाल देने से नहीं होगा। आपके रहते हुए इस तरह का खाना मेरी बेटी को दिया जा रहा है, आपका ध्यान किस तरफ है? लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। सारे नौकरों को फटकार लगाइए। हम समझ सकते हैं कि आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा कि शिरीन को इस तरह खाना दिया जा रहा है। तभी शनाया हंसने लगती है और कहती है, वाह, मानना पड़ेगा, कितने महान बाप हैं आप, और ताली बजाने लगती है। चक्रदेव एकदम से हैरान हो जाता है और सोचता है कि यह शिरीन किस तरह से बात कर रही है। शनाया कहती है, उन्होंने कह दिया और आपने मान लिया कि यह सेवकों की गलती है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप पूरी तरह इन दोनों की तरफदारी कर रहे हैं पिताजी। चक्रदेव कहता है, शिरीन, पहले तो तुम मुझसे तमीज से बात करो, और दूसरी बात, अपने पिता के प्रेम पर तुम सवाल उठा रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता हूं? शनाया कहती है, हाँ, मैं यही कह रही हूं, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप अपनी बेटी यानी मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते, आप केवल अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। वहीं अपनी दूसरी पत्नी, जहां तक मुझे याद है आपने मेरी माँ से वादा किया था कि आप मेरे लिए, मेरी अच्छी परवरिश के लिए दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे, लेकिन उनके मरते ही आपने फौरन इस औरत को मेरी माँ बना दिया। चक्रदेव बुरी तरह से गुस्सा होते हुए कहता है, जबान संभाल कर बात करो शिरीन। और अंदर ही अंदर वो भी हैरान हो जाता है कि शिरीन को इससे पहले ऐसी बेबाकी से सवाल और जवाब करते कभी नहीं देखा गया था। आखिर ये उसको क्या हो गया है? तभी शिरीन की बड़ी बहन अभिलाषा कहती है, देखो शिरीन, बाहर खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं, तुम यहाँ पर हमारे परिवार के मान सम्मान को मिट्टी में मत मिलाओ। तुम और कर भी क्या सकती हो? तुम भी तो एक माँ की बेटी ही हो। वो भले ही मर चुकी है, लेकिन मरने से पहले हमारे पिताजी को छोड़कर भागी थी वो औरत। चक्रदेव अभिलाषा को डांटते हुए कहता है, अभिलाषा, तुम भी अपने दायरे में रहो। तुम अपनी माँ के बारे में बात कर रही हो, वो जो भी थी लेकिन तुम्हारी माँ थी। अभिलाषा फौरन कहती है, माफ कीजिए पिताजी। इसी बहस के बीच वहां पर न्यायाधीश दिग्विजय सिंह आ जाते हैं। उनके साथ उनके कुछ सुरक्षाकर्मी और जासूस भी हैं। सब उन्हें रास्ता देते हुए हटने लगते हैं। न्यायाधीश आकर शनाया से कहते हैं, शिरीन, हमारे गुप्तचर से हमें पता चला है कि आपके साथ यहाँ पर कल रात कोई पराया व्यक्ति रुका था। क्योंकि आपकी शादी महाराज के बेटे बालासुंदरम से होने वाली है, इसीलिए महाराज का आदेश था कि आपकी सुरक्षा को लेकर हम पूरी तरह से सतर्क रहें, और इसीलिए गुप्त रूप से आपकी सुरक्षा के लिए कुछ लोग तैनात किए गए थे। और उनमें से ही किसी एक जासूस ने कल रात एक व्यक्ति को चुपके से यहाँ आते हुए देखा था। शनाया कहती है, लेकिन मेरे साथ यहाँ कोई नहीं था, मैं अकेली थी। दिग्विजय सिंह कहता है, देखिए, आप चिंता ना करें शिरीन, हम भी यही चाहते हैं कि बात ज्यादा ना बढ़े। आप विश्वास कीजिए, हमारा आप पर किसी तरह का लांछन लगने या आपके परिवार की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है हमारा। शनाया दिग्विजय सिंह से कहती है, आप जरा अपने पीछे मुड़कर देखिए, यहाँ पर कितने सारे अनजान लोग खड़े हैं, और आप सबके सामने ये कह रहे हैं कि मेरे साथ रात में इस कमरे में कोई अनजान आदमी आया था। इसे लांछन लगाना नहीं तो और क्या कहेंगे न्यायाधीश महोदय? दिग्विजय सिंह को लगता है कि यह बात और तूल पकड़ने वाली है, इसलिए वो घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे लोगों से कहता है, आप सभी यहाँ से अपने अपने घर जा सकते हैं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो एक पारिवारिक मुद्दा है, इसलिए कृपा करके आप सभी यहाँ से चले जाइए। चक्रदेव भी पलटकर सबसे हाथ जोड़कर विनती करता है और जाने को कहता है। कई लोगों के चेहरे को देखकर लगता है कि शायद वो जाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें सारा ड्रामा देखकर मजा आने लगा था। लेकिन खुद सेनापति और न्यायाधीश के सामने उनके आदेश का पालन करना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी था, इसलिए ना चाहते हुए भी थोड़ी देर में सारे लोग महल से बाहर अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। न्यायाधीश दिग्विजय सिंह शनाया की तरफ पलट कर कहते हैं, माफ कीजिए, हमें इन लोगों को पहले ही भेज देना चाहिए था। अब तो आपको मुझ पर यकीन है कि मैं केवल महाराज के मान सम्मान और उनकी गरिमा की रक्षा करने के मकसद से आया हूं। मेरा विश्वास कीजिए, अगर ये किसी का षड्यंत्र होगा तो मैं खुद उसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे अपने गुप्तचरों पर पूरा विश्वास है। शनाया कहती है, आपको अपने गुप्तचरों पर पूरा विश्वास है और मेरी बात पर नहीं है। कोई बात नहीं, अब बस ये कहिए कि इसका फैसला कैसे होगा। दिग्विजय सिंह कहता है, आप सभी को न्यायालय में आकर अपनी बात रखनी होगी और वहीं पर मैं कुछ भी फैसला सुना पाऊंगा। दिग्विजय सिंह हाथ जोड़ता है और कहता है, आप लोग जितनी जल्दी हो सके सह परिवार न्यायालय में आ जाइए। और ये कहकर दिग्विजय सिंह वहां से चला जाता है। शनाया को लेकर चक्रदेव और उसके सारे परिवार के लोग न्यायालय पहुंचते हैं, जहां पर फैसला करने के लिए मुख्य कुर्सी के ऊपर न्यायाधीश दिग्विजय सिंह विराजमान है और कटघरे के अंदर शनाया यानी शिरीन को खड़ा किया जाता है। इस मुकदमे को देखने के लिए कई सारे मंत्री और राज परिवार और चक्रदेव के परिवार से भी लोग आए हुए हैं। मुकदमा शुरू होते ही दिग्विजय सिंह कहता है कि शिरीन, आपके ऊपर आरोप है कि आपका विवाह महाराज विक्रमादित्य के पुत्र राजकुमार बालासुंदरम से तय होने के बाद भी आपने किसी पराये मर्द से संबंध बनाए, जिसको आपके कमरे में कल रात देखा गया। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं? शनाया को नहीं समझ आता कि यह किस तरह की अदालत है।
बिना किसी सबूत के या बिना किसी गवाह के खुद ही जज सीधा फैसला करने चला आया है। शनाया कहती है, मुझे पहले ये बताइए कि आपके पास क्या सबूत है कि मेरे कमरे में कोई आदमी आया था। दिग्विजय सिंह कहता है, हमारे खास गुप्तचर से सूचना मिली है हमें। शनाया कहती है, और कोई सबूत है? और आपका कौन गुप्तचर था जिसने ये देखा? ये बात सुनकर सभा में बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं, जैसे शनाया के मुंह से कोई चुटकुला निकल गया हो। दिग्विजय सिंह कहता है, ये आप कैसी बात कर रही हैं शिरीन? अगर हमने उसका नाम बता दिया तो वो गुप्तचर कैसे हुआ? हम उसका भेद नहीं खोल सकते। शनाया कहती है, आप उसका भेद नहीं खोल सकते तो क्या कोई भी कुछ भी आकर कहेगा और आप मानते चले जाएंगे? कोई सबूत भी तो होना चाहिए। दिग्विजय सिंह कहता है, हमारे दंड विधान के अनुसार अगर गवाह ने अपनी आंखों से कुछ देखा हो और गवाही दी हो तो फिर किसी तरह के सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। शनाया कहती है, वाह, ये तो हद ही हो गई। आप लोग तो दंड विधान बोलकर उसके नाम पर कुछ भी किए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे दंड विधान को बदलने की जरूरत है जिसमें सबूत की कोई तरजीह नहीं दी जाती? तभी सभा में किसी के ताली बजाने की आवाज सुनाई देती है। शनाया देखती है कि राजकुमार बालासुंदरम किसी को पकड़कर जबरदस्ती बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आदमी अब तक ताली बजा रहा है और उसके चेहरे पर आदर की भावना है और वो कहता है, बहुत खूब कहा आपने। अगर दंड विधान ही गलत हुआ तो उसे भी तो बदलने की जरूरत पड़ सकती है। शनाया शिरीन की याददाश्त में जाकर देखने की कोशिश करती है कि यह आदमी कौन है, तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि बालासुंदरम का बड़ा भाई चैतन्य है, जो शिरीन को काफी सपोर्ट किया करता था। बालासुंदरम भले ही अपने भाई चैतन्य को बिठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चैतन्य भरी सभा में दिग्विजय सिंह से कहता है, न्यायाधीश महोदय, शिरीन की बात बिल्कुल सही है। बिना सबूत के किसी को भी दोषी मान लेना ये तो सरासर अन्याय है। कम से कम कोई ठोस सबूत तो होना चाहिए ना। दिग्विजय सिंह थोड़ा रुक कर सोचने लगते हैं। शनाया दिग्विजय सिंह के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा रही होती है कि इस जज के मन में क्या चल रहा है। काफी देर सोचने के बाद दिग्विजय सिंह कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरे 4 सुरक्षाकर्मी शिरीन के कमरे की तलाशी लेंगे। यदि कोई ऐसी वस्तु मिलती है जिससे शिरीन पर लगा आरोप सिद्ध होता है तो शिरीन दोषी मानी जाएगी, अन्यथा इनको पूरे स्वाभिमान के साथ इस मुकदमे से रिहा कर दिया जाएगा। क्या तलाशी लेने के बाद शिरीन के कमरे से ऐसा कुछ मिलेगा जिससे शिरीन दोषी साबित हो जाएगी? क्या शिरीन के बारे में ऐसा भी कुछ है जो शनाया उसके अतीत में भी जाकर नहीं देख सकती थी? शिरीन पर चल रहे मुकदमे का फैसला जानने के लिए सुनते रहिए कहानी एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दिग्विजय सिंह के हुक्म पर शिरीन की झोपड़ी की तलाशी लेने के लिए 4 सिपाही चुन लिए जाते हैं, लेकिन झोपड़ी के भीतर जाने से पहले ही शनाया सिपाहियों को रुकने को कहती है। दिग्विजय सिंह जब इसका कारण पूछते हैं तो शनाया कहती है, मेरे कमरे में जाने से पहले इन सिपाहियों की भी तलाशी ली जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग मेरे घर के अंदर जाकर खुद अपनी जेब से कुछ निकाल कर रख दें, कोई ऐसा सामान जिससे मेरे ऊपर लगाए गए आरोप सच साबित हो जाएं। वहां पर दिग्विजय सिंह और उनके सिपाहियों के अलावा शिरीन की सौतेली मां शकुंतला देवी, शिरीन की बहन अभिलाषा, शिरीन का मंगेतर बालासुंदरम और बालासुंदरम का बड़ा भाई चैतन्य भी मौजूद होता है, लेकिन कोई शिरीन की तरफदारी में एक शब्द भी नहीं कहता। लेकिन इकलौता चैतन्य शनाया की बातों का समर्थन करते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा शिरीन, मैं इस बात से सहमत हूं। शनाया की इस बात से दिग्विजय सिंह को मानो अपमान महसूस होता है और वो कहते हैं, ये किस तरह का अनुरोध है शिरीन? आपका ये कहने का मतलब है कि हमारे सिपाही भ्रष्ट हैं? शनाया कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन मुझे कोई फंसाने की कोशिश जरूर कर रहा है, और अगर सच में इनमें से कोई उस आदमी से या उस औरत से मिला हुआ होगा जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें की हैं तो। ये कहकर शनाया शिरीन की बड़ी बहन अभिलाषा की तरफ कातिल नजरों से देखते हुए अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे तो बदनाम कर दिया जाएगा कि मैं एक धोखेबाज और बदचलन लड़की हूं। दिग्विजय सिंह शिरीन की बात मान चुके थे कि बिना सबूत या गवाह के किसी को गुनहगार साबित करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो शिरीन की तलाशी वाली बात मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके सिपाहियों पर सवाल उठाकर शिरीन उनका अपमान कर रही है। हालांकि अभिलाषा और राजकुमार बालासुंदरम एक दूसरे को सवाल भरी नजरों से देख रहे होते हैं और मन ही मन दोनों को भी डर लग रहा होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये उन्हीं की चाल है और उन्होंने खुद ही उन सिपाहियों में से किसी एक को खरीदा हुआ है जो अंदर जाकर
शिरीन के कमरे में कुछ ऐसा रखने वाला था जिससे वो बदनाम हो जाए। शनाया दिग्विजय सिंह को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि बाला सुंदरम का बड़ा भाई चैतन्य भी उसके पक्ष में आकर कहता है, न्यायाधीश महोदय, शिरीन ऐसा कुछ नहीं कह रही जिसमें कुछ गलत हो। अगर हम खुद को शिरीन की जगह रखकर देखेंगे तो लगेगा कि उसकी बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसमें कुछ बुराई नहीं है। यदि आपके सिपाही तलाशी दे देते हैं तो इससे उनका गौरव कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। दिग्विजय फिर भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, लेकिन क्योंकि चैतन्य खुद राजा विक्रमादित्य का बेटा है इसलिए वो आधे अधूरे दिल से कहते हैं, ठीक है, तलाशी से पहले इन चारों की भी तलाशी ली जाएगी। दिग्विजय सिंह के साथ आए हुए दूसरे सिपाहियों में से एक सिपाही आकर उन चारों सिपाहियों की तलाशी लेने लगता है जो शिरीन के कमरे में जाने वाले हैं। जैसे ही तलाशी लेने के लिए पहले सिपाही को हाथ लगाया जाता है तो कतार में खड़ा तीसरा सिपाही घबराने लगता है और उसके चेहरे की घबराहट शनाया पकड़ लेती है। पहले सिपाही की तलाश खत्म होती है और दूसरे सिपाही की तलाशी शुरू होती है और तीसरे वाले के माथे से पसीना टपकने लगता है। शनाया के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है और वो मन ही मन कहती है, पकड़े गए महाराज। वो सिपाही चुपचाप खड़ा रहता है और उसकी तलाशी भी शुरू होती है। उसकी जेब से एक आदमी का अंडरगारमेंट यानी अंडरवियर निकलता है जिसको देखकर सब चौंक जाते हैं और किसी के कुछ कहने से पहले वो सिपाही घबराया हुआ कहता है, वो दरअसल ये मेरी है। मुझे बोलने में थोड़ी शर्म आ रही है प्रभु, लेकिन मेरा पेट खराब है। कहीं अपने कार्य के समय मैं हंसी का पात्र ना बन जाऊं, इसीलिए इसे जेब में रखकर घर से आया हूं। दिग्विजय सिंह उस चड्डी को गौर से देखते हैं, फिर उस सिपाही से कहते हैं जो उस चड्डी के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मोटा है, और समझ जाते हैं कि ये झूठ कह रहा है। लेकिन दिग्विजय सिंह उसूलों के सख्त इंसान है और उनके एक भी सिपाही पर किसी को संदेह भी होता है तो वो जांच करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दिग्विजय सिंह गुस्से से पूछते हैं, तुम इतनी छोटी चड्डी पहन कर आते हो? सिपाही डरते हुए कहता है, जी महाराज, मुझे छोटी चड्डी पहनने की आदत है। दिग्विजय सिंह अपने दो सिपाहियों से कहते हैं, इसे एकांत में ले जाकर ठीक से देखकर आओ कि जो चड्डी इसने अभी पहनी हुई है उसका आकार इस चड्डी से मेल खाता है या नहीं। दो सिपाही उस मोटे सिपाही को जबरदस्ती पकड़कर अकेले में ले जाते हैं और थोड़ी देर बाद वापस आकर बताते हैं, प्रभु, इसने जो चड्डी पहनी है उसका आकार इसकी जेब से मिलने वाली चड्डी से बहुत बड़ा है। वो मोटा सिपाही भी अब कोई बहाना नहीं बना पाता। दिग्विजय सिंह अपने सिपाहियों को आदेश देता हुआ कहता है, ले जाओ इस गद्दार को, इसका फैसला बाद में होगा। तभी शनाया कहती है, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये कहकर बाला सुंदरम और अभिलाषा की तरफ वो देखती है जो जल्दी से अपनी नजरें चुरा लेते हैं। दिग्विजय सिंह कहता है, जिस तरह आपकी कुछ शर्तें थी उसका हमने सम्मान किया, उसी तरह हमारे दंड विधान और कानून का सम्मान करना भी आपका कर्तव्य बनता है। शिरीन, अगर आपके खिलाफ किसी ने गवाही दी है तो आपके कमरे की तलाशी तो होगी। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, कानून सबके लिए एक जैसा है। शनाया कहती है, ठीक है, आप शौक से कमरे की तलाशी लेने को कहिए अपने लोगों को। ये कहकर शनाया पीछे हट जाती है और दिग्विजय सिंह के सारे सिपाही शिरीन के छोटे से कमरे के अंदर आते हैं। दिग्विजय सिंह के सिपाही तलाशी लेना शुरू करते हैं। बाला सुंदरम का भाई चैतन्य शनाया के पास आता है और कहता है, हम आपसे कभी मिले नहीं थे, लेकिन हमने ऐसा सुना था कि आप बहुत कम बोलती हैं और डरी डरी रहती हैं, लेकिन आप जिस तरह से आज न्यायालय में बोली और अभी जिस तरह से आपने सिपाहियों की तलाशी लेने वाली बात कही, मैं तो आपका प्रशंसक बन गया। शनाया चैतन्य को देखकर मुस्कुराकर कहती है, धन्यवाद, मैंने बस वही कहा जो मुझे सही लगा। चैतन्य मुस्कुराकर आदर में हल्का सा सर झुकाता है और पीछे हटकर अपने भाई बाला सुंदरम के साथ खड़ा हो जाता है, जिसके चेहरे से साफ जाहिर है कि उसे शिरीन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। बाला सुंदरम ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो शिरीन कभी अपना मुंह भी नहीं खोला करती थी, आज ऐसे तर्क रख रख कर बातें कर रही है जिसका कोई तोड़ नहीं था। लेकिन शनाया को मन ही मन कुछ अजीब लगने लगता है। वो सिपाहियों को तलाशी लेता हुआ देख सोचने लगती है कि उसे तो पता ही नहीं था कि शिरीन के वापस आ जाने के बाद उस रात क्या हुआ था। शनाया ने एक बार पहले भी कोशिश की, लेकिन उस रात के बारे में उसे शिरीन के भूतकाल में कुछ नहीं दिखाई दिया। शनाया फिर से अपनी आंखें बंद कर शिरीन के भूतकाल में झांकने की कोशिश करती है और इस बार पूरी शिद्दत से ध्यान लगाती है कि उसे पिछली रात की जैसी तैसी धुंधली यादों में क्या नजर आ रहा है। शनाया देखती है कि शिरीन के तकिए के नीचे एक चिट्ठी नजर आती है, जिसे शिरीन उठाकर पढ़ती है और उसे जेब में रखती है। शनाया आंखें खोलती है और सबसे नजरें बचाकर चुपचाप अपने जेब पर हाथ रखती है तो उसे कागज के जैसा कुछ महसूस होता है। जैसे ही दिग्विजय सिंह बाला सुंदरम के साथ बातों में व्यस्त होता है और चैतन्य और अभिलाषा का ध्यान शनाया से हटता है, वो चुपके से उस चिट्ठी को निकाल कर पढ़ती है, जिसमें
बालासुंदरम ने शिरीन के लिए लिखा था कि वो रामगढ़ की पहाड़ी पर बने जमींदार घनश्याम के पुराने महल में आकर अकेले उससे मिले, क्योंकि उसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये पढ़ने के बाद शनाया समझ जाती है कि बालासुंदरम क्यों इतना डरा हुआ है। वो मन ही मन सोचती है, यानी उसे यही लग रहा है कि मैं अब तक उसकी चिट्ठी के बारे में किसी को बता क्यों नहीं रही। तभी तलाशी लेने वाले सारे सिपाही बाहर आकर बताते हैं कि उन्हें शिरीन के कमरे से कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली जिससे वो दोषी साबित हो। ये सुनते ही बालासुंदरम कहता है, वही तो मैं भी सोच रहा था, आखिर क्यों कोई शिरीन को बदनाम करना चाहेगा। बालासुंदरम का भाई चैतन्य कहता है, तुम नहीं जानते छोटे भाई, छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में मतभेद हो जाते हैं और लोग एक दूसरे की जान तक लेने की कोशिश करते हैं। फिर यहां तो शिरीन आपकी होने वाली पत्नी है, आप एक राजकुमार हैं। हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, लेकिन ऐसा भी एक कारण है जिस पर हर कोई सहमत होगा। दिग्विजय सिंह गंभीरता से पूछता है, कैसा कारण। राजकुमार चैतन्य थोड़ा मुस्कुराता है और मजाकिया अंदाज में अपने छोटे भाई बालासुंदरम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हमारे छोटे भाई राजकुमार जो ठहरे, इनका विवाह शिरीन से तय हुआ है। जाहिर है कि राज्य की सारी लड़कियां शिरीन की दुश्मन हो गई हैं, क्योंकि सबके सपने में हमारे सुंदर भाई बालासुंदरम जो आते हैं। चैतन्य की इस बात पर कोई भी नहीं हंसता, क्योंकि वहां पर खड़े बाकी सभी लोग किसी तरह के मजाक के मूड में नहीं थे। यहां बालासुंदरम और अभिलाषा को अपनी सच्चाई छुपाने की पड़ी होती है और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह केवल उसूल और आदर्श जैसी बातें समझते हैं। ये मस्ती, मजाक और मस्खरापन उनके लिए व्यर्थ की चीजें हैं। चैतन्य को समझ में आ जाता है कि उसने गलत जगह पर अपना चुटकुला सुना दिया और बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ खुद की हंसी रोककर वो खुद भी गंभीर हो जाने की कोशिश करता है। तभी शनाया अपनी जेब से बालासुंदरम की वो चिट्ठी निकालती है जो उसने शिरीन को दी थी और धोखे से पहाड़ी पर बुलाया था। शनाया दिग्विजय सिंह को चिट्ठी दिखाते हुए कहती है, मुझे लगता है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। मुझे रात में अपने तकिए के नीचे चिट्ठी मिली जो बालासुंदरम के नाम से लिखी गई है, जिसमें इन्होंने मुझे रामगढ़ की पहाड़ी पर अकेले मिलने को बुलाया था। लेकिन मुझे पता है कि बालासुंदरम ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारी शादी होने वाली है तो ये मुझे अकेले में मिलने को क्यों बुलाएंगे। जैसे ही शनाया उस चिट्ठी को खोलने लगती है, बालासुंदरम के माथे पर शिकन आने लगती है और अभिलाषा लगभग बालासुंदरम का हाथ डर के मारे पकड़ने वाली होती है, लेकिन खुद पर काबू रखते हुए अपने हाथ को वो रोक लेती है। बालासुंदरम जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर वो चिट्ठी शनाया के हाथ से लेने की कोशिश करता है, लेकिन शनाया झट से अपना हाथ पीछे कर कहती है, मुझे लगता है कि ये चिट्ठी पहले न्यायाधीश को पढ़नी चाहिए। तभी चैतन्य कहता है, आप ये चिट्ठी मुझे दीजिए, दरअसल साहित्य के विद्यार्थियों के साथ मेरा उठना बैठना है। लिखावट पहचानने का मुझे उत्तम ज्ञान है। मैं इस चिट्ठी का लेख देखते ही समझ जाऊंगा कि कौन आप दोनों के विवाह में बाधा डालने का प्रयास कर रहा है। दिग्विजय सिंह शनाया से कहता है, राजकुमार चैतन्य सही कह रहे हैं, ये लेख देखते ही समझ जाते हैं कि किसने लिखा है। शनाया इस बात को अच्छे से समझती है कि अगर उसने खुद कहा होता कि ये चिट्ठी बालासुंदरम ने लिखी है तो शायद लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि वो एक राजकुमार है। इसीलिए वो चुपचाप वो चिट्ठी चैतन्य के हाथों में रख देती है। जैसे ही चैतन्य उस चिट्ठी को खोल कर पढ़ता है, उसका चेहरा उदास हो जाता है, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखी हुई लिखाई को देखकर चैतन्य पूरे यकीन के साथ कह सकता है कि वो उसके भाई बालासुंदरम की ही लिखाई है। चैतन्य बालासुंदरम की तरफ देखता है, जो खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करते हुए पूछता है, क्या हुआ, कुछ पता चला किसने लिखी है। चैतन्य बालासुंदरम को जवाब दिए बिना ही वो चिट्ठी न्यायाधीश दिग्विजय सिंह के हाथ में रख देता है और दिग्विजय सिंह भी चिट्ठी पढ़कर समझ जाते हैं कि ये लिखाई बालासुंदरम की ही है। दिग्विजय सिंह भी बालासुंदरम को घूरने लगते हैं। तभी शिरीन के पिता चक्रदेव वहां आते हैं और क्षमा मांगते हुए कहते हैं, माफ कीजिए, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। न्यायाधीश महोदय, आपके सिपाहियों ने जो शिरीन के कमरे की तलाशी ली है उसका परिणाम क्या है। न्यायाधीश दिग्विजय सिंह बिना बालासुंदरम के चेहरे से नजर हटाए चक्रदेव को जवाब देते हैं, आपकी बेटी निर्दोष है, गुनहगार कोई और है जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। चक्रदेव पूछते हैं, और वो कौन है। दिग्विजय सिंह को जवाब नहीं देता। हालांकि उसका बस चले तो वो बालासुंदरम के चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ लगाकर कह दे कि ये नीच हरकत इस इंसान ने की है, लेकिन बालासुंदरम विक्रमादित्य का बेटा है और न्यायाधीश दिग्विजय सिंह के लिए अपने राज्य की गरिमा, राजा की गरिमा और सम्मान बचाकर रखना सबसे बड़ा फर्ज है। इसीलिए वो अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते। बालासुंदरम का भाई चैतन्य बात को बढ़ने से रोकते हुए कहता है,
जो भी होगा सामने आ ही जाएगा। फिलहाल हमें सिर्फ ये चिट्ठी मिली है जो किसी ने राजकुमार को फंसाने के लिए शिरीन को भिजवाई थी। चक्रदेव वो चिट्ठी लेकर पढ़ता है और पढ़ते ही फाड़ कर फेंक देता है और कहता है, जिसने भी लिखा है बहुत ही नीच हरकत की है। खैर, राजकुमार हमारे दामाद बनने वाले हैं, लोगों को जलन तो होगी। शनाया मन ही मन सोचती है कि दौलत और शोहरत पाने की लालच में शिरीन का पिता कितना गिर गया है। उसे तो इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि उस चिट्ठी के बारे में कुछ वो पता लगाए। शनाया को समझ आ जाता है कि इस नई दुनिया में शिरीन की मदद करने के लिए शायद कोई नहीं होगा, इसलिए वो भी हिम्मत हार चुकी होगी। शिरीन के पिता चक्रदेव न्यायाधीश और दोनों राजकुमार भाइयों से कहते हैं, आइए भोजन कर लीजिए, आपका इंतजार हो रहा है। न्यायाधीश और दोनों राजकुमार चक्रदेव के पीछे चले जाते हैं। शनाया अभिलाषा को देखती है, जो शनाया से आंखें नहीं मिलाना चाहती और चुपचाप पलटकर चली जाती है। जब बाला सुंदरम और चैतन्य न्यायाधीश दिग्विजय सिंह के साथ वापस राजमहल पहुंचते हैं तो बाला सुंदरम को एकांत में बुलाकर चैतन्य और न्यायाधीश दिग्विजय दोनों ही उससे सवाल करते हैं कि आखिर उसने इस तरह की चिट्ठी लिखकर छल से शिरीन को किसी पहाड़ी पर मिलने के लिए क्यों बुलाया। काफी देर तक बाला सुंदरम खुद को बचाते हुए यही कहता रहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। न्यायाधीश बाला सुंदरम को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर उसने सच नहीं बताया तो इस मामले की औपचारिक रूप से तहकीकात करवाएंगे, जिससे बाला सुंदरम को एक बहुत बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। बाला सुंदरम फिर भी इस बात को नकारता है कि उसने वो चिट्ठी लिखी थी। उसी वक्त एक सेवक आकर ये संदेश देता है कि रामगढ़ के जमींदार घनश्याम दास के यहाँ से खबर आई है कि रामगढ़ की पहाड़ी पर बने उनके पुराने महल में कल रात उनके बेटे अवधेश का किसी ने खून कर दिया है। ये बात सुनते ही चैतन्य और दिग्विजय सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बाला सुंदरम की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उसने अपनी चिट्ठी में शिरीन को उसी पहाड़ी वाले राजमहल में आने को कहा था। जैसे ही वो सेवक अपना संदेश देकर वापस जाता है, बाला सुंदरम तुरंत ही दिग्विजय से कहता है, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं कि वो चिट्ठी लिखकर मैंने ही छल से शिरीन को उस पहाड़ी पर बुलाया था, लेकिन मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैंने घनश्याम दास के बेटे अवधेश को नहीं मारा। बाला सुंदरम का बड़ा भाई चैतन्य भी चौंक जाता है, क्योंकि वो भी इस बात को नहीं मान सकता कि बाला सुंदरम एक कातिल है। न्यायाधीश दिग्विजय सिंह बाला सुंदरम को केवल एक ही बात कहते हैं, तुमने क्या किया है और क्या नहीं यह मैं नहीं जानता, लेकिन एक जमींदार के बेटे का कत्ल हुआ है और ये एक गंभीर बात है, इसीलिए मैं केवल वही करूंगा जो महाराज मुझे करने को कहेंगे। और ये कहकर दिग्विजय सिंह वहां से चला जाता है। क्या बाला सुंदरम अपने ही बिछाए जाल में खुद फंस जाएगा? शनाया क्या करेगी जब उसे पता चलेगा कि शिरीन जिस पहाड़ी पर बने महल में गई थी वहां किसी का कत्ल हो चुका है? क्या शनाया इस बात का पता लगा पाएगी कि यह खून आखिर किसने किया था और शिरीन के साथ उस महल में पिछली रात क्या हुआ था? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। न्यायाधीश दिग्विजय सिंह राजा विक्रमादित्य के सभागार में पहुंचते हैं, जहां सारे मंत्री मौजूद हैं। राजा विक्रमादित्य दिग्विजय सिंह को आदेश देता है कि वो जितने चाहे जासूसों को काम पर लगा दे, लेकिन इस बात का खुलासा होना ही चाहिए कि जमींदार घनश्याम दास के बेटे अवधेश का कातिल कौन है। नहीं तो ऐसे राजा पर लोग हंसेंगे जो अपने जमींदार के परिवार को ही सुरक्षा ना दे पाए। दिग्विजय सिंह बाला सुंदरम की लिखी चिट्ठी के बारे में राजा को कुछ नहीं बताते। वो ये जानते हैं कि बिना किसी ठोस सबूत के खुद राजा के बेटे पर वो अपना शक जाहिर करेंगे तो सबसे पहले उनकी गर्दन ही तलवार की नोक पर आ जाएगी। इसलिए न्यायाधीश अपने सारे गुप्तचरों और सिपाहियों को इसी काम में लगा देते हैं और राजा को कहते हैं, महाराज हम ढूंढ कर ही रहेंगे कि जमींदार के बेटे अवधेश का कातिल कौन है। यहां शनाया अपनी कुटिया में, वो अपनी कुटिया में याद करने की कोशिश कर रही है कि आखिर रात में क्या हुआ था। वो परेशान हो चुकी है क्योंकि उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा और वो याद करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। वो अपनी आंखें बंद करके पूरे ध्यान के साथ आखिरी रात के बाद याद करने की कोशिश करती है। शिरीन की मेमोरी में बार बार जाकर चेक करने की वो कोशिश करती है और तभी उसे हल्की हल्की तस्वीर की झलक नजर आती है और थोड़ी ही देर में धुंधली सी यादें भी नजर आने लगती हैं और वो देखती है कि शिरीन बेतहाशा बदहवास गुफाओं में भाग रही है तो कभी चट्टानों से लुढ़क कर गिर रही है। तभी एकदम से एक तस्वीर नजर आती है कि कोई शिरीन के साथ जबरदस्ती कर रहा है और वो मदद के लिए गुहार लगा रही है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो पूरी तरह से लहूलुहान है।
इस तरह कोशिश करने से शनाया को शिरीन के साथ गुजरे पलों की झलक दिखाई देती है। शनाया को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। शनाया उसी मंजर को दोबारा याद करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। आखिरकार ये उसका दूसरा इम्तिहान है। शनाया दोबारा कोशिश करती है और इस बार उसे दिखाई देता है कि शिरीन एकदम से गायब होकर कहीं और टेलीपोर्ट हो जाती है। गुफा से गायब होकर जंगल में चली जाती है, जंगल में गायब होकर खेत के रास्ते पर चली जाती है, फिर वहां से गायब होकर कहीं और चली जाती है। वो अपने आप को टेलीपोर्ट करती रहती है। अब ऐसा मंजर देखकर शनाया पूरी तरह हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, अरे ये क्या है? सच है या कोई मेमोरी फॉल्ट? क्या ये लड़की सच में खुद को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकती है? यह शक्ति शिरीन के पास कहां से आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे देखने में कुछ गलती हो गई हो? कोई इंसान गायब कैसे हो सकता है? शनाया को 2 पल के लिए विश्वास ही नहीं हो पाता। फिर वो अपने हाथों को देखती है और खुद को आईने में देखती है और कहती है, तो इसका मतलब शिरीन में खुद को गायब करके कहीं भी जाने की शक्ति थी। शनाया को बड़ी हैरानी होती है और वो ये चेक करना चाहती है कि क्या शनाया भी शिरीन की इस जादुई ताकत का इस्तेमाल कर सकती है या नहीं। आखिर शनाया अब शिरीन के शरीर में ही तो थी, तो उसकी सारी चीजों पर भी उसका कंट्रोल होना चाहिए। शनाया को मालती गांव के उस साधु की बात याद आती है जिससे वो चंद्रसेन के समय में मिली थी। उस साधु ने शनाया को जादू का मतलब समझाते हुए कहा था, बेटे, जो भी जादू होता है वो सब भावनाओं के आधार पर चलता है। जिसके पास जन्मजात शक्तियां होती हैं उन्हें तंत्र मंत्र की विधि सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। जन्मजात दैवी शक्तियां किताबी जादू और विद्या से कई गुना ज्यादा ऊपर होती हैं। अगर तुम्हें कभी भी इन शक्तियों पर काबू करना हो तो अपनी भावनाओं की सारी ऊर्जा को समेटकर इस पर केंद्रित करना होगा। शनाया को साधु की ये सारी बातें याद आ जाती है और फिर वो अपनी आंखें बंद करके सारा ध्यान एक जगह पर केंद्रित करने की पूरी कोशिश करती है और काफी देर इसी तरह करने के बाद एकदम से एक झटके में शनाया गायब होकर कमरे के बाहर उस महल के बागीचे में भी बाहर जहां उसकी वो छोटी सी कुटिया है वहां से निकलकर खुद को राजमहल के बाहर ले जाती है। इस तरह शनाया जादुई शक्ति से एक ही पल में कई जगह पर जाने की विद्या से रूबरू हो जाती है। एकदम से आंखें खुलने पर उसे अपने सामने कच्ची सड़क, खुला मैदान, गुजरती हुई बैलगाड़ी, घोड़े और कुछ मजदूर काम करते हुए दिखाई देते हैं। उसे ताज्जुब हो रहा होता है, अरे ये क्या, मैं तो बाहर आ गई, यानी मैं गायब हो सकती हूँ। इसका मतलब है मैं अब कहीं पर भी खुद को टेलीपोर्ट कर सकती हूँ। वाह, ये तो बारिश करवाने से भी ज्यादा अमेजिंग है। शनाया महल के बाहर ही घूमने लगती है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जाती बल्कि महल की बाउंड्रीज के आसपास ही सारी चीजों को घूम घूम कर बड़े एक्साइटमेंट के साथ देखने लगती है। तभी वो चलते चलते महल के दरवाजे की तरफ पहुंच जाती है और देखती है कि शिरीन के पिता चक्रदेव अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं से वापस आ रहे हैं। चक्रदेव का घोड़ा ठीक दरवाजे के पास रुकता है। चक्रदेव देखता है कि वहां तैनात 4 सिपाही आपस में हंसी ठिठोली करते हुए बातें कर रहे हैं। बस ये देखते हुए चक्रदेव बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे अवधेश की हत्या के कारण सभा में जो डांट राजा विक्रमादित्य से मिली थी वो सारा गुस्सा उन सिपाहियों पर उतार देता है। चक्रदेव गुस्से में कहता है, तुम्हें पता भी है तुम्हारी लापरवाही का परिणाम क्या हो सकता है? कोई भी दुश्मन महल में आसानी से प्रवेश कर सकता है। तुम्हें यहां इसीलिए नहीं तैनात किया गया कि आपस में ही खिलखिलाते रहो। मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने इतने लापरवाह लोगों को महल की सुरक्षा का कर्तव्य सौंपा है। तुम सबको जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारी एक भूल के कारण क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? तभी एक सिपाही डरते हुए हाथ जोड़कर कहता है, हमें क्षमा कर दीजिए सेनापति जी, हमसे भूल हो गई, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। चक्रदेव गुस्से में कहता है, तुम सब क्षमा के लिए नहीं केवल दंड के योग्य हो। हम तुम सबको अभी इसी वक्त तुम्हारे अधिकार से हमेशा के लिए मुक्त करते हैं। चक्रदेव की बात सुनते ही वो चारों सिपाही उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। महाराज, हमें बस आखिरी अवसर दीजिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हमारे काम ही हमसे छीन लिए गए तो हम अपने परिवार को कैसे पालेंगे? ये बोलकर वो चारों सिपाही रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं। फिर चक्रदेव शांत होते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि हम तुम्हें आखिरी बार क्षमा कर रहे हैं। अगली बार से कोई क्षमा नहीं मिलेगी। कुछ भी गलती होगी तो दंडित किया जाएगा। सारे सिपाही राहत की सांस लेते हैं और सेनापति की जय जयकार करने लगते हैं। चक्रदेव अंदर जाता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, सबके सब कामचोर हो गए हैं। शनाया उसे देखती रहती है, फिर सोचती है कि अब इसे क्या हुआ, ये किस बात का गुस्सा उतार रहा है बेचारे नौकरों पर। पता नहीं शिरीन
कैसे बर्दाश्त करती होगी ऐसे बात को। मैं होती तो कब का छोड़कर भाग चुकी होती है मनहूस जगह, लेकिन कोई बात नहीं, अब आ गई हूं तो अब सब सुधर जाएंगे। फिर चक्रदेव अपने घोड़े से उतरकर एक दासी को आदेश देता है कि उसके कक्ष में उसके भोजन की व्यवस्था करो। दासी सर झुकाए उसके कक्ष की ओर चली जाती है। शनाया उसका ऐसा स्वभाव देखकर अंदाजा लगाती है कि कुछ तो बात है, तभी तो आज ये कमीना आदमी इतना परेशान है। शनाया चक्रदेव की परेशानी का कारण जानना चाहती है, इसलिए आंखें बंद करके खुद को चक्रदेव के कक्ष के बाहर टेलीपोर्ट करती है। फिर देखती है कि 4 दासियां कमरे से बाहर निकलती हैं, तो शनाया एक पर्दे के पीछे छुप जाती है और थोड़ी देर में वो देखती है कि चक्रदेव अपने कक्ष की ओर आता है और अंदर चला जाता है। चक्रदेव की पत्नी कक्ष के अंदर ही है और उसे देखकर पूछती है, क्यों जी, आज इतनी देर कैसे हो गई? चक्रदेव की मनोदशा पहले से ही खराब होती है। वो और गुस्सा हो जाता है और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, क्यों? अब हमें हमारे हर पल का हिसाब तुम्हें भी देना होगा? वहां राजमहल में महाराज को हिसाब दूं और यहां तुम्हें? बस यही काम रह गया मेरा कि हर किसी को हिसाब देता फिरता रहूं। चक्रदेव को इतना गुस्से में देख उसकी पत्नी हैरान हो जाती है। वो पूछती है, क्या हुआ जी, आप आज ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? राजमहल में सब ठीक तो है ना? चक्रदेव गुस्से से खड़ी होकर बोलता है, अरे क्या बताऊं, जमींदार के पुत्र की हत्या हो गई और महाराज ने सबको काम पर लगा दिया। और यही नहीं, भरी सभा में सबके सामने महाराज ने मुझ पर क्रोध भी जाहिर किया कि मैं अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रहा हूं। आखिर हम कोई मामूली सिपाही नहीं है, उनके सेनापति हैं। अब राजमहल में हमारी क्या बस यही हैसियत रह गई है? अरे हम क्या करें, हमने मारा है क्या जमींदार के बेटे को? यहां महाराज ने हम पर इतना क्रोध किया कि जो अधिकारी हम पर कभी आंख तक नहीं उठाते थे, आज वो मुझे देखकर हंसी ठिठोली कर रहे थे। चक्रदेव की पत्नी पूछती है, पर उसे मारा किसने? इसका कुछ पता नहीं चला? चंद्रसेन अपनी तलवार पर हाथ रखकर कहता है, अगर हमें पता होता कि वो कौन है तो क्या वो अभी तक जीवित रहता? फिर उसकी पत्नी उसका हाथ पकड़कर कहती है, अच्छा वो सब छोड़िए, आप शांत हो जाइए, भोजन लग गया, चलिए। चक्रदेव को मानो हर बात पर गुस्सा आने लगा था। वो खाने की बात पर भी भड़कते हुए कहता है, बस हमें ज्यादा रिझाने की आवश्यकता नहीं है। और अपना गुस्सा निकालने के लिए वो शिरीन की ही बात निकाल लेता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम पहले ये बताओ, तुम्हें एक बार में कुछ समझ क्यों नहीं आता? तुमने शिरीन के लिए महल में रहने का बंदोबस्त क्यों नहीं करवाया अब तक? और उसके लिए दास दासियां लगवाई कि नहीं, जैसा कि उसने लगवाने को कहा था? अरे माँ हो तो माँ के कुछ कर्तव्य भी होते हैं, उसे निभाया भी करो। पहले तो उसे अच्छे कपड़े दो, फिर महल में ही उसके रहने का बंदोबस्त करो, उसके आगे पीछे नौकर चाकर लगवाओ। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम सब मेरे आदेश को इतना हल्का कैसे कर सकते हो? हमने जो बोला उसकी तैयारी में अभी लग जाओ तुम। और हाँ, याद रहे, हमें यही बात बार बार ना कहनी पड़े। और ये बोलकर चक्रदेव विश्राम के लिए चला जाता है। शनाया पर्दे के पीछे खड़ी सारी बातें सुनने के बाद सोचने लगती है, ये तो बोल रहा है कि रामगढ़ के जमींदार के बेटे की हत्या हो गई है, लेकिन रामगढ़ के किले में ही तो बाला सुंदरम ने पत्र लिखकर शिरीन को बुलाया था। आखिर मामला क्या है? मुझे इसका पता तो लगाना ही होगा। तभी इतने में गलती से उसके हाथों से कक्ष के बाहर रखा एक गुलदस्ता गिर जाता है और चक्रदेव भी जाते हुए मुड़ जाता है और उसकी पत्नी भी चौकन्नी हो जाती है और बाहर आते हुए कहती है, कौन है वहां? शनाया पूरी तरह से हड़बड़ा जाती है। शकुंतला देवी पर्दे की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन उससे पहले ही शनाया खुद को तुरंत टेलीपोर्ट करके वहां से अपने कमरे में आ जाती है और झोपड़ी में आकर राहत की एक लंबी सांस लेती है। शनाया अपने कमरे में बैठकर सोचने लगती है, अरे वहां तो शिरीन भी गई थी और मैंने शिरीन की याददाश्त वाली तस्वीर में देखा था कि उसके शरीर पर खून भी लगा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिरीन की मौत की कड़ी आपस में जुड़ती हो? फिर वो उस विषय में थोड़ा और सोचने लगती है तो फिर उसे लगता है कि उसे एक बार रामगढ़ की पहाड़ी वाले उस महल में जाकर खुद से पता लगाना चाहिए कि शिरीन के साथ उस रात क्या हुआ था। वो आंखें बंद करके खुद को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करती है और ध्यान केंद्रित करके सीधा एकदम से गायब होकर ठीक रामगढ़ की पहाड़ी पर पहुंच जाती है, जहां अवधेश के जमींदार पिता का वो पुराना महल, या यूं कहें कि एक तरह से खंडहर ही था, जहां पर लोग नहीं रहते थे और वो पूरा सुनसान इलाका था। शनाया सोचती है, अब यहीं पर शायद मुझे कुछ समझ आए कि हुआ क्या था रात में। शनाया जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि वो जगह अंदर से पथरीली दीवारें पूरी तरह से काली हो चुकी हैं। जमीन से अजीब सी गंध भी आ रही थी और इतना सन्नाटा था कि शनाया की सांसों की आवाज मानो उस खंडहर में गूंज रही थी। वो पुराना महल कम एक भूत की हवेली ज्यादा लग रही थी। शनाया सोचती है, शायद शिरीन यहाँ ही आई थी। शनाया अंदर की ओर बढ़ती रहती है और यहाँ वहां देखने लगती है और फिर शनाया
काली काली पथरीली दीवारों को छूकर जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो उसे अब पिछले रात की पूरी तस्वीर साफ साफ नजर आने लगती है। अब वो बिल्कुल सब कुछ देख सकती है कि रात में इस जगह पर क्या हुआ था। शिरीन यहाँ आती है, उसके हाथ में एक पत्र है जो बालासुंदरम ने उसे भिजवाया था। शनाया देखती है कि शिरीन घबराई हुई इधर उधर देख रही है और कुछ सोचते हुए अपने आप से कहती है, इतनी रात को बालासुंदरम ने मुझे पत्र लिखकर ऐसी जगह क्यों बुलाया होगा। तभी दीवार के पीछे से जमींदार का बेटा अवधेश बाहर आता है और कहता है, अच्छा तो आ गई तुम, मान गए मेरे मित्र को, क्या लड़की भेजी है। ये सुनकर शिरीन और ज्यादा घबरा जाती है। शिरीन धीमी आवाज में पूछती है, कौन हो तुम और बालासुंदरम कहाँ है। अवधेश एक खौफनाक हंसी हंसता हुआ कहता है, बालासुंदरम नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं ना। शिरीन घबराते हुए पूछती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम हो कौन। अवधेश अपनी हथेलियों को सहलाते हुए कहता है, कहते हैं ईश्वर की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो तुम मुझे इस जगह का ईश्वर समझ लो। और इतना कहकर शिरीन के चेहरे पर घबराहट देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। शिरीन पूरी तरह से डर जाती है। उसे ठीक से पता होता है कि यहां तो उसकी चीख सुनने के लिए भी कोई नहीं है। अगर उसे खुद को बचाना है तो केवल भागना ही एक समझदारी का काम होगा। तब तक अवधेश शिरीन के ठीक सामने आ जाता है और उसकी आंखों में एक अलग ही वहशीपन दिखाई देता है। शिरीन पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन अवधेश उसका पैर पकड़ लेता है और शिरीन जमीन पर गिर जाती है। अवधेश शिरीन के कपड़े फाड़ने की कोशिश करता है और शिरीन अपनी पूरी ताकत से खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करती है। अवधेश एक लंबा चौड़ा बलशाली इंसान है और दूसरी तरफ शिरीन उतनी ही नाजुक, शारीरिक रूप से कमजोर, लेकिन शिरीन हिम्मत नहीं हारती और वो अपनी पूरी ताकत लगाती रहती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। अवधेश शिरीन को जबरदस्ती उठाकर अंदर बने कक्ष में ले जाता है और शिरीन को एक बिस्तर पर गिरा देता है। हाथापाई में शिरीन के बिस्तर के किनारे टेबल पर रखी एक कांच की बोतल पर नजर पड़ती है और वो तुरंत उस बोतल को उठाकर अवधेश के सर पर वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। ये देखकर शिरीन पूरी तरह से घबरा जाती है और गिरते पड़ते जैसे तैसे वहां से भागने लगती है। शिरीन उस खंडहर से बाहर भागने की कोशिश कर रही होती है कि उसे 4 सिपाही अंदर आते हुए दिखते हैं जो अवधेश की सुरक्षा के लिए उसके साथ रहा करते थे। अवधेश को चोट लगने पर उसकी आवाज सुनकर वो सिपाही अंदर की तरफ आ रहे होते हैं कि अवधेश ठीक है या नहीं, लेकिन उन सिपाहियों के पहुंचने से पहले ही शिरीन खुद को वहां से टेलीपोर्ट कर लेती है। शिरीन खुद को टेलीपोर्ट करके उस खंडहर के बाहर आती है। शिरीन के हाथों पर अवधेश का खून लगा हुआ होता है। शिरीन के साथ रात में घटी एक घटना देख लेने के बाद अब शनाया अपनी आंखें खोलती है। उसे अब सब समझ में आ चुका होता है और वो खुद से कहती है, अच्छा तो ये हुआ था कल रात यहाँ, यह हत्या शिरीन के हाथों हुई थी। क्या जमींदार के बेटे की हत्या का सच सामने आएगा? और अगर सच सामने आया तो भी क्या हत्या के जुर्म में शनाया को सजा होगी? शिरीन की जिंदगी के रहस्य से भरे किस्सों को जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।